नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त जगमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक, दोस्तों शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और दोस्तों हम आपको और भी अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गुप्त साम्राज्य और दोस्तों गुप्त साम्राज्य में हमने इससे पहले गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो कौन थे, श्री गुप्त थे, उनके बारे में पढ़ा। दोस्तों हमने समुद्र श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी दोस्तों घटोत्कच के बारे में पढ़ा। दोस्तों उसके बाद हमने चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्तों का वास्तविक संस्थापक था उसके बारे में पढ़ा। दोस्तों अगला जो हमारा होगा वो है समुद्रगुप्त। दोस्तों आज हम समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों समुद्रगुप्त की बात करें दोस्तों तो इनके पिता का नाम जैसे आप जानते हो कौन था दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम इनका पिता थे। और दोस्तों चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किससे विवाह किया था? लिच्छवी वंश की राजकुमार देवी से विवाह किया था। तो दोस्तों स्पष्ट है कि समुद्रगुप्त की माता कौन थी? लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, जिसका नाम था राजकुमार देवी। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त और प्रथम दोस्तों और माता लिच्छवी वंश की राजकुमार देवी थी। दोस्तों इनका जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों वो 335 ईसा पूर्व हुआ था। सॉरी दोस्तों ईस्वी सन हुआ था। राज्याभिषेक 335 ईस्वी सन हुआ था और दोस्तों इनका शासनकाल रहा था 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं कि इनका शासनकाल कितने वर्ष रहा था? 40 वर्ष। 40 वर्ष दोस्तों इन्होंने क्या किया? शासन किया। दोस्तों अब हम बात कर ले, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या था? समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त का जो वास्तविक नाम था वो था दोस्तों कच्छ। समुद्रगुप्त का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? कच्छ था। दोस्तों समुद्रगुप्त की जानकारी के स्रोत, अब हमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त की हमें जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? समुद्रगुप्त की जो जानकारी हमें मिलती है कि समुद्रगुप्त था, वास्तविक समुद्रगुप्त एक राजा था, इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त की जानकारी हमें सबसे जो बड़ी जानकारी वो कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। अब दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति क्या है? दोस्तों देखते हैं कि मूलतः कौशाम्बी से, एक कौशाम्बी में अशोक का क्या था दोस्तों? अभिलेख था। कौशाम्बी में एक अशोक का अभिलेख था जिसे दोस्तों अकबर, दोस्तों इसे मुगल शासक अकबर कहां से ले आया था दोस्तों? कौशाम्बी से प्रयाग ले आया। अर्थात कहां ले आया? प्रयाग ले आया। इसे दोस्तों इसलिए क्या कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो दोस्तों अशोक के कौशाम्बी जो अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त की सर्वाधिक जानकारी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। दोस्तों अशोक की सर्वाधिक जानकारी हमें कहां से मिलती है? कौशाम्बी अभिलेख से, या इससे हमें समुद्रगुप्त की सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें दोस्तों, अकबर इस अभिलेख को प्रयाग लाया। अकबर इस अभिलेख को कहां से लाया? अकबर इस अभिलेख को कहां ले आया दोस्तों? मैं बताया था आपको, कौशाम्बी से कहां ले आया? प्रयाग ले आया। अब दोस्तों इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों प्रयाग का ही नाम क्या है? इलाहाबाद है, इसलिए इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार के राजकवि थे। अर्थात प्रश्न पूछ लेते जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो कौन थे? हरिसेन थे, जो क्या थे? समुद्रगुप्त के दरबार में राजकवि थे। अर्थात राजकवि भी थे और यही समुद्रगुप्त के दरबार में महासंधि विग्रहिक थे। अर्थात महासंधि विग्रहिक का पद पर कौन थे? हरिसेन थे। महासंधि विग्रहिक किसे कहा जाता है दोस्तों? जो युद्ध के या संधि के समय क्या देता है? राजा को सुझाव प्रस्तुत करता है, उसे महासंधि विग्रहिक कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर ले दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? अर्थात रचयिता की बात की हमने, अब देखते हैं दोस्तों लेखक कौन थे। तो दोस्तों प्रयाग जो प्रशस्ति थी उसके लेखक तिलभट्ट थे। कौन थे? तिलभट्ट। अब दोस्तों बता दूं रचयिता और लेखक में क्या अंतर है यहाँ पे? दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता जिन पर इनकी जो रचनाएं की गई थी उन रचनाओं के रचयिता कौन थे? तो उन रचनाओं के रचयिता कौन थे? हरिसेन थे। और जबकि उन रचनाओं को किस पर लिखने वाले? प्रशस्ति पर लिखने वाले थे कौन दोस्तों? तिलभट्ट।
दोस्तों ये बात आपकी क्लियर होगी। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की भाषा, अब सबसे बड़ी बात होती है कि प्रयाग प्रशस्ति थी उसकी भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। अर्थात जो प्रयाग प्रशस्ति थी दोस्तों उसकी भाषा थी क्या, संस्कृत। कौन सी भाषा थी दोस्तों, इसकी भाषा संस्कृत थी। अब लिपि, दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति थी उसकी लिपि दोस्तों कौन सी थी, प्रयाग प्रशस्ति की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। दोस्तों अब जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें गद्य और पद्य दोनों रचना की गई, और दोस्तों गद्य पद की जो रचना एक साथ की जाती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, चंपू शैली कहा जाता है। अर्थात गद्य पद की एक साथ रचना को क्या कहा जाता है, चंपू शैली कहा जाता है। अब दोस्तों बात करें यहां से आगे की कि दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के भारत विजय अभियानों की जानकारी दिग्विजय की नीति अपनाती में बताई गई है। प्रयाग प्रशस्ति में है जो समुद्रगुप्त के भारत विजय की जानकारी हमें प्राप्त होती है, और इसमें क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त को दिग्विजय की नीति का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अर्थात दिग्विजय की नीति क्या थी इसकी, दोस्तों समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त पर विजय प्राप्त की थी, आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, और दक्षिणापथ राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। मगध से लेकर दोस्तों आर्यवर्त प्रदेश किसे कहा जाता था, मगध से लेकर हिमालय तक का जो क्षेत्र था उसे आर्यव्रत कहा जाता था। मगध से लेकर हिमालय का जो क्षेत्र था उसे आर्यव्रत कहा जाता था। दोस्तों जैसे ये भारत का नक्शा बनाएंगे दोस्तों हम, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ मगध है दोस्तों, यहाँ हिमालय। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था दोस्तों, ये था आर्यव्रत। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता था दोस्तों, आर्यव्रत। तो दोस्तों मगध से लेकर ये वाला क्षेत्र ये क्या कहलाएगा, आर्यव्रत क्षेत्र कहलाएगा। अब दोस्तों आठविक राज्य दोस्तों मगध से लेकर विंध्याचल तक, मगध से लेकर जो विंध्याचल तक का क्षेत्र था दोस्तों ये थे आठविक राज्य दोस्तों। और दक्षिणापथ राज्य जो दक्षिण के जो क्षेत्र था दोस्तों, ये क्षेत्र थे दक्षिण के, ये थे दक्षिणापथ राज्य। तो दोस्तों यहाँ पर आर्यवर्त के 9 राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी, जबकि दोस्तों आठवीं के 18 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, और दोस्तों दक्षिणापथ के 12 राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी। दोस्तों अब यहाँ पर जो आर्यवर्त और आठविक राज्यों पर जो विजय प्राप्त की उसे दोस्तों कहा जाता है प्रसवबोधोद्धरण की नीति। प्रसवबोधोद्धरण की नीति दोस्तों ये होती है कि धरती का भार कम करना। प्रसवबोधोद्धरण का अर्थ होता है धरती का भार कम करना। अर्थात अब दोस्तों यहाँ हम दक्षिणापथ के जो राज्य थे उनको ग्रहण करने का जो दक्षिणापथ के जो राज्यों को पराजित किया था उसे कहा जाता दोस्तों ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। अर्थात दोस्तों ग्रहण करता होता है विजय, मोक्ष करता है मुक्ति, और ग्रह करता है दया करके छोड़ देना। अर्थात यहाँ पर दक्षिणापथ के जो राज्य थे वो समुद्रगुप्त ने जो दोस्तों जीते तो थे, लेकिन इन राज्यों पर उसने दया करके इनको राज्य वापस दे दिया था। और दोस्तों इस दक्षिणापथ के जो वो थे राज्य थे उनको कृत राज्य बना दिया, अर्थात कर देने वाला राज्य बना दिया। कृत राज्य बना दिया अर्थात कर देने वाला राज्य बना दिया। दोस्तों अब आर्यव्रत में सबसे पहले पराजित होने वाला शासक कौन था, तो अच्युत जो शासक था वो आर्यव्रत में पराजित होने वाला पहला शासक था। राय चौधरी दोस्तों एक इतिहासकार थे, राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा है। राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा है। दोस्तों वहीं वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। दोस्तों बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को। दोस्तों इसे किसने कहा था, वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इसकी सारी विजयों को देखकर अर्थात इसने पूरे आधे से ज्यादा भारत को जीत लिया था, इसलिए वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। दोस्तों ये था समुद्रगुप्त। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।